हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ आपके हिस्ट्री का सेकंड सेमेस्टर का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए गाइज, फटाफट से स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ आपके हिस्ट्री का सेकेंड सेमेस्टर का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हूँ। गाइज, मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन से रिलेटेड 2 वीडियोस ऑलरेडी आप लोगों के लिए चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी हैं। एक वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर दिखाया था एंड गाइज उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से मैं आपको वो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा गाइज, मैंने जो सेकेंड वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को गुप्त कालीन समाज से रिलेटेड कुछ बेसिक सी चीज़ें बताई थी। तो गाइज, गुप्त काल से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बेसिक सी चीज़ें बताई थी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। एंड गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गुप्त कालीन समाज के बारे में। गाइज, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको गुप्त काल का एक बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन बताया था जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, ताकि आप लोगों को एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो अपने एग्जाम के टाइम पे। तो गाइज, आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो गाइज, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होने वाली है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम गुप्तकालीन समाज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप सब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी टॉपर स्टडी की फैमिली का पार्ट बन जाइए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइज, वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं गुप्तकालीन समाज के बारे में। जो विभिन्न इतिहासकार हुए हैं उनका क्या कहना है। तो गाइज, आपको थिंकर्स की थिंकिंग मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने क्वेश्चन के आंसर में। तो गाइज, यहाँ पे मैंने कुछ थिंकर्स की थिंकिंग को मेंशन किया है, आप लोग इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो गाइज, सबसे पहला पॉइंट है हमारा आर.सी. हजारी के अनुसार परंपरागत इतिहास लेखन ने गुप्तोत्तर काल में वर्ण व्यवस्था के होने को परिप्रेक्षित किया है। लेकिन आर.सी. हजारी के अनुसार आरंभिक पुराण कली युग का वर्णन विदेशी आक्रमण, अस्थिरता, सामाजिक तनाव, संघर्ष, सुखवादी पंथों के उपदेशों के आलोक में देखा जाना चाहिए। तो गाइज, बेसिकली सबसे पहले थिंकर्स जिनका नाम आपको ध्यान रखना है वो है आर.सी. हजारा। तो गाइज, इनके अनुसार जो हमारा प्रारंभिक गुप्त काल है उसको ना कि हमें वर्ण व्यवस्था के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसको हमें देखना चाहिए जो विदेशियों का आक्रमण हुआ है, समाज में जो तनाव रहा है, सुखवादी पंथों ने जो उपदेश दिए, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें गुप्त काल को देखना चाहिए, गुप्तकालीन समाज को देखना चाहिए। परंतु परंपरागत ऐतिहासिक लेखन बोलते हैं कि हमें इसको वर्ण व्यवस्था के आधार पर देखना चाहिए। तो गाइज, यहाँ पे आपको इनकी ये थिंकिंग को अच्छे से ध्यान रखना है एंड इसको आपको अपने क्वेश्चन के आंसर में ज़रूर मेंशन करना है। गाइज, हमारे जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, जो इतिहासकार हैं, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है वो है रामशरण शर्मा जी। तो गाइज, आपको इनकी थिंकिंग को ध्यान रखना है। रामशरण शर्मा के अनुसार, लेकिन रामशरण शर्मा जैसे आधुनिक इतिहासकार कली युग के आरंभ के लिए जाति सम्मिश्रण और शूद्रों का अभ्युदय को उत्तरदायी मानते हैं। ये अवधि सामाजिक संकट की अवधि थी। यहाँ ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच वैमनस्य का युग था। ये एक ऐसा युग था जिसमें प्रजा कर भार से लदी थी, विधि और व्यवस्था बनाए रखने की समस्या पैदा हो गई थी, परिवार और संपत्ति की सुरक्षा बढ़ गई थी, भौतिकवाद का बोलबाला हो रहा था, चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, धार्मिक अनुष्ठान घट रहे थे और मलिच्य यानी कि निम्न जाति राजाओं की संप्रभुता कायम हो रही थी। तो गाइज, आपको यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अंदर जो सेकंड हमारे थिंकर हैं उन्होंने कहा है कि बेसिकली जो हमारा गुप्त काल है उस टाइम का अगर हमें समाज के बारे में सही से पता करना है तो
बेसिकली उस टाइम पे जो चीज़ें चल रही थी वो थी, सबसे पहले तो जो शूद्र थे और जो ब्राह्मण थे। गैस आप लोगों ने आई एम श्योर इनके बारे में तो अच्छे से सुना ही होगा, अच्छे से पढ़ा ही होगा। तो जो शूद्र थे और जो ब्राह्मण थे उनके बीच बहुत ज़्यादा संकट, बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा था गुप्त काल के टाइम पे। बिकॉज गैस शूद्रों के ऊपर इतने ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे थे पहले से, वैदिक काल के टाइम से, कि अब उनकी जो बर्दाश्त की हद थी वो पार हो चुकी थी। एंड जो गुप्त काल हमें देखने को मिलता है उस टाइम पे हमें ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच काफ़ी ज़्यादा तनातनी देखने को मिलती है। इसके अलावा गाइज ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जो व्यवस्था थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसको बनाए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। बेसिकली जो घटनाएं थी चोरी चकारी की, जो गलत काम थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। इसके अलावा जो शूद्र जो वर्ण था हमारा, शूद्र जो जाति थी, उसके जो लोग थे वो अब राजाओं के स्थान पे आना स्टार्ट हो गए थे, जो कि ब्राह्मणों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। तो गाइज आप लोगों को बेसिकली इनकी थिंकिंग को इस तरह से याद रखना है। गाइज मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में इसलिए समझाती हूँ ताकि आप लोगों को पॉइंट को समझने में ईजी रहे। तो गाइज ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। तो गाइज मैंने ऊपर आप लोगों को बेसिकली दो थिंकर्स की थिंकिंग को बताया। गाइज आप लोगों को इन दोनों थिंकर्स की थिंकिंग को अच्छे से ध्यान रखना है। गाइज अब मैं आपको वन बाय वन बेसिकली बताना स्टार्ट करती हूँ कि जो हमारा गुप्तकालीन समाज है, गुप्त टाइम का जो समाज है, उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो गाइज जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है ब्राह्मणीकरण। विदर्भ के वाकाटक और कांचीपुरम के शिलालेखों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दोनों की कली युग के विरुद्ध एकजुटता प्रदर्शित की है। वाकाटकों और पल्लवों के अधीन गांवों के ब्राह्मणीकरण से सामाजिक व्यवस्था का संकेत मिलता है। ऐसा माना जाता है कि शासकों ने चौथी सदी के कली युग को व्यवस्थित करना शुरू किया। वाकाटकों, पल्लवों, गंगों और कंदबारों का अभी उदय शूद्रों के विरुद्ध ब्राह्मणीय प्रतिक्रिया माना जाता है, क्योंकि इन राजवंशों की उत्पत्ति ब्राह्मण परिवारों से हुई। गुप्त काल के उत्तरार्ध से वाकाटकों और पल्लवों ने कली युग से निपटने के लिए वर्ण व्यवस्था के अनुसार कठोर नियमों को लागू किया। तो गाइस बेसिकली हमारे इस वाले पॉइंट में जो ये मैंने आपको ब्राह्मणीकरण वाला पॉइंट बताया, इसके अंदर बेसिकली बताया गया है कि जो हमारे कुछ जो शिलालेख है वो हमें बताते हैं कि जब गुप्त काल के अंदर जो शूद्र हैं उनका अभ्युदय, यानी कि वो उच्च स्थिति पे आना स्टार्ट हो गए थे, उच्च स्थिति पर आना स्टार्ट हो गए थे। तो उस टाइम पे ये चीज़ ब्राह्मणों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी कि उनको किसी भी तरह से रोका जाए। तो गाइस इसी चीज़ को रोकने के लिए जो वर्ण व्यवस्था है उसको अच्छे से लागू करने की कोशिश की गई। एंड गाइस यहाँ पे बताया जाता है कि जो ब्राह्मणीकरण दोबारा से होना स्टार्ट हुआ, उसको देखकर हमें पता चलता है कि उस टाइम का जो समाज था उसके अंदर बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा था। अब जाहिर सी बात है जब शूद्रों का उदय हो रहा था तो उनको रोकने के लिए कुछ नई ब्राह्मण राजवंशों की उत्पत्ति हुई, जिनके नाम गाइस यहाँ पे मेंशन है। एक है वाकाटको, एक है पल्लव और एक है गंगो। गाइस आप लोगों को इन जो राजवंश है इनके नाम ज़रूर याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि इन राजवंशों का जो उदय हुआ वो बेसिकली इसीलिए हुआ था ताकि जो शूद्रों का जो स्थिति सामान्य होने पे आ रही थी उसको रोका जा सके। बिकॉज ब्राह्मण और शूद्रों, ब्राह्मण कभी भी नहीं चाहते थे कि शूद्र उच्च स्थिति पर आए, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था पे सबसे निचले स्थान पर आते थे। तो वो अचानक से जब उनका उद्धान होने लगता था तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक उन लोगों के लिए हो गया था। तो गाइज आप लोगों को इस पॉइंट को इस तरह से अच्छे से ध्यान रखना है। गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भूमि अनुदान। तो गाइज भूमि अनुदान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। कली युग को जारी रखने का एक प्रमुख विधि तंत्र था भूमि अनुदान। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि गुप्तों और उनके समकालीनों ने धार्मिक लाभ ग्रहियों, ब्राह्मणों और मंदिर के पुजारियों को तथा बाद में धर्मांतर लाभ ग्रहियों, मंत्रियों, असैनिक तथा सैनिक पद अधिकारियों और सौदागरों को भूमि अनुदान देना शुरू किया। इस प्रकार राज्य और कृषकों के बीच भूधारी मध्यस्थों के हस्तक्षेप का युग शुरू हुआ। गाइस यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर बताया गया है कि जो ये गुप्त काल का टाइम चल रहा था, यहाँ पे एक और नई चीज़ स्टार्ट हो गई थी। हालांकि ये चीज़ पहले भी थी बट इस टाइम पे और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, जो था भूमि अनुदान देना। बेसिकली गाइस पुराने टाइम पे क्या होता था कि जो बड़े बड़े लोग होते थे जैसे कि ब्राह्मण, राजा महाराजा,
बहुत सारे जो ऐसे लोग होते थे इनको भूमि अनुदान दिया जाता था। अब जाहिर सी बात है जो वो भूमि अनुदान दी जाती थी वो भी बेचारे किसी छोटे आदमी की होती थी, किसी किसान की होती थी। अब जाहिर सी बात है जब बिना उससे पूछे उसकी भूमि किसी को अनुदान दे दी जाएगी, किसी को दान में दे दी जाएगी, तो उसको तो बुरा ही लगेगा। तो गाइस इस टाइम पे जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, जब हर किसी को भूमि अनुदान दिया जाने लगा, तो ये चीज़ देखने में आई कि जो राज्य था और जो कृषक थे उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर संघर्ष होने लगा। तो गाइस इस चीज़ से भी हमें पता चलता है कि जो गुप्त काल का समाज था उसके अंदर कहीं ना कहीं सामाजिक अस्थिरता आई हुई थी। तो गाइस आप लोगों को इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखना है। एक नए वर्ग का उदय। गाइस ये हमारा थर्ड पॉइंट है, इस पॉइंट को हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। भूमि अनुदान से एक ऐसे श्रेष्ठीकृत ग्रामीण समाज और वर्ग का अभ्युदय हुआ जो वर्ण व्यवस्था से मेल नहीं खाता था, जैसा कि वास्तुकाल पर लिखी गई पुस्तकों से जाहिर होता है। महामंडलिका, मंडलिका, महासमानता आदि श्रेणियां कायम हो गई, लेकिन इस अवधारणा की समीक्षा करते हुए हरमन बी.डी. शर्मा और बी.पी. साहू स्पष्ट रूप से दावा करते हैं कि कली युग की अवधारणा को ब्राह्मणों द्वारा लोकप्रिय बनाए जाने के विचार को राज्य निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कली युग के भय ने समुदायों को बाध्य कर दिया कि वह अपने क्षेत्रों के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप काम करें। ये क्षेत्र पहली बार राज्य निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। पुरालेखीय अभिलेखों के अध्ययन से जाहिर होता है कि भूमि अनुदान ने पहली बार श्रेणीकृत समाज का निर्माण नहीं किया था। तो गाइज बेसिकली मैंने अभी आपको ऊपर भूमि अनुदान से रिलेटेड जो पॉइंट बताया उससे रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है कि जब भूमि अनुदान दी जाने लगी तो जाहिर सी बात है जिन लोगों को भूमि अनुदान दी जा रही थी वो लोग और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। अब जब किसी ब्राह्मण को कोई किसी पुजारी को जब भूमि अनुदान दी जाती थी तो उस भूमि पे जो भी काम होता था उससे मिलने वाला जो कर होता था वो उसी इंसान को मिलता था जिसको ये भूमि अनुदान दी जाती थी। तो गाइस इसी को देखते हुए धीरे धीरे ये जो वर्ग है ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया और इस तरह से एक नए वर्ग की का उदय हमें देखने को मिलता है, जिसके यहाँ पे मैंने गाइस आप लोगों को नाम भी मेंशन करें हैं, महामंडलिका, महासमानता। गाइस आप लोगों को इन नाम को अच्छे से ध्यान रखना है, आपको उनको मेंशन करना होगा। लेकिन गाइस यहीं पे हमारे कुछ जो इतिहासकार हैं वो ऐसा बोलते हैं कि हमें इस टाइम को इस तरह से ना देखते हुए ब्राह्मणीकरण के रूप में ना देखते हुए बल्कि ऐसे देखना चाहिए कि इस टाइम पे जो नए राज्यों का निर्माण हो रहा था, बेसिकली जो एक नई चीज़ों का निर्माण हो रहा था उसके रूप में हमें इसे देखना चाहिए। क्योंकि ये जो टाइम था इस टाइम पे जो लोग थे जिनके साथ ये सारी घटनाएं घट रही थी ये लोग पहली बार राज्य निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। गाइस जब किसी को शक्ति मिलनी स्टार्ट होती है, किसी को पावर मिलनी स्टार्ट होती है तो जाहिर सी बात है वो सब जगह अपना राज करने की सोचता है, अपना शासन चलाने की सोचता है। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही थी और इस तरह से यहाँ पे हमें पहली बार देखने को मिलता है कि जो भूमि उद्यान है उसकी वजह से एक बिल्कुल नए वर्ग का जन्म हो रहा था। हालांकि ये पहली बार नहीं था, ऐसा पहले भी हो चुका था। जाहिर सी बात है हम जब भी किसी को अधिक शक्तियाँ प्रदान करते हैं वो अपना शासन बनाने की पूरी कोशिश करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे देखने को भी मिल रही थी। तो गाइस ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जातियों का भारी संख्या। तो गाइस इस टाइम पे जब हम गुप्त काल समाज की बात करते हैं, गुप्त समाज के अंदर बहुत सारी नई नई जातियों का जन्म हो रहा था। तो गाइस इस पॉइंट के अंदर हम वही डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस इस पॉइंट के अंदर मैंने बहुत सारे सब पॉइंट्स भी बनाए, तो आप लोग उन पॉइंट्स को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गाइस जहाँ पर भी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है तो गाइस वो सच में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा। बी.डी. चट्टोपाध्याय और नंदिनी सिन्हा कपूर ने इस विषय पर शोध अध्ययन में दर्शाया है कि बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात में एक ऐसे श्रेणीबद्ध ग्रामीण समाज था जिसमें ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों, भूमिपति, किसान, कारीगर और भूमिहीन श्रमिक भूमि अनुदान का प्रचलन आरंभ होने से पहले ही ग्रामीण समाज के घटक बन गए थे।
इस अवधि में एक अति महत्वपूर्ण सामाजिक घटनाक्रम था जातियों का भारी संख्या में अभ्युदय। जातियों की एक बड़ी संख्या ब्राह्मणवादी वर्णधारिता समाज में मध्य एशिया के आर्थिक विशेषज्ञों, कबीलों और अप्रवासियों के समावेश से उत्पन्न हुई। तो गाइस बेसिकली इस टाइम पे जब गुप्तकालीन समाज चल रहा था, तो इस टाइम पे बहुत सारे जो नई नई जातियां थी, जिनके अंदर कुछ भूमिपति लोग थे, कुछ किसान थे, कुछ कारीगर थे, कुछ भूमिहीन श्रमिक थे। ये कुछ जातियां थी। बेसिकली हम वैदिक काल से जिन जातियों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, वो हम 4 ही जातियों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इस टाइम पे आकर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हालांकि इसका जो कारण है उसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग बोलते हैं कि भूमि अनुदान की प्रक्रिया की वजह से ऐसा हुआ था, बट ये चीज़ पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी, भूमि अनुदान की प्रक्रिया से पहले ही। तो गाइस आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। एंड गाइज अब मैं इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना स्टार्ट करती हूँ। सो गाइज जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है जो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो है दास प्रथा। दास वर्ग आमतौर पर निम्न जातियों और अस्पृश्यों से आते थे। इस अवधि में श्रम शास्त्र दासों की विस्तृत चर्चा करते हैं और उनके श्रम के आधिकारिक उपयोग का संकेत देते हैं, लेकिन किराए के श्रमिकों का पहले से अधिक व्यापक पैमाने पर उपयोग किया जाता था। दासों में युद्धबंदी, ऋण बंधक और दास महिलाओं से उत्पन्न लोग शामिल थे। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश दास घरेलू कार्यों में नियुक्त किए जाते थे। कृषि कार्यों में बंधुआ मजदूर, किराए के मजदूर और विशेषज्ञ तौर पर अनुबंध कार्य करने वाले बालता श्रम और श्रमकर मुख्य रूप से शामिल थे। अस्पृश्यों की घरेलू कार्यों में नियुक्ति नहीं की जाती थी, वे स्थानीय भूमिहीन श्रमिक थे। सो गाइस बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली इस टाइम पर आकर गुप्त काल के समाज में जो दास प्रथा थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। अब दास प्रथा के अंदर जो दास होते थे वो बेसिकली 3 कैटेगरीज से आते थे। या तो किसी ने ऋण लिया हो और वो उस ऋण को ना चुका पाया हो, उस कैटेगरी में, या फिर मान लीजिए कोई महिला थी जो कि दास थी और उससे कोई संतान उत्पन्न हुई है, उसके बच्चे वो भी दास की कैटेगरी में आते थे। और युद्ध बंदी यानी कि जब किसी ने कोई युद्ध किया और युद्ध जीत लिया हो, उस टाइम पे जो दास उसने बनाए थे वो लोग इस चीज़ के अंदर आते थे। इस टाइम पे जो दासों का जो प्रयोग था वो बड़े पैमाने पे होने लगा था और दासों को घरेलू कार्य, कृषि कार्य एंड ऐसे बहुत सारे कार्यों के अंदर लगाया जाता था। हालांकि जिन छुआछूत की बीमारी इस टाइम पे भी चलती थी, तो जो अस्पृश्य लोग होते थे उनको घरेलू कार्यों में नियुक्त नहीं किया जाता था, उनसे दूसरा कोई काम करवाया जाता था। तो गाइस आप लोगों को ये वाला पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। चीनी बौद्ध सन्यासी फाहियान जो ईस्वी सन 405 से 411 तक भारत की तीर्थ यात्रा पर था, ने बौद्ध धर्म के अलावा सामान्य लोगों की आम सुख सुविधा का उल्लेख भी किया है। लेकिन वह इसका भी उल्लेख करते हैं कि जब किसी उच्च जाति के व्यक्ति को अनुष्ठानिक स्नान करना होता था तो अस्पृश्यों को अपनी सूचना देने के लिए शहर की सड़क पर घंटी बजानी पड़ती थी। तो बेसिकली गाइस जो फाहियान है वो बहुत ज़्यादा फेमस, हमारे एक बहुत ज़्यादा फेमस हिस्टोरिकल हुए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गाइस आप लोग इनका नाम को ज़रूर अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो गाइस उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बिकॉज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम इंडिया के अंदर स्पेंड किया था। एंड उसी के जब वो ये सारी चीज़ें लिख रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में, तो उसी टाइम पे उन्होंने आम जनता के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जो जाति व्यवस्था थी वो कितनी ज़्यादा अंदर तक समाई हुई थी उस वक्त के समाज में, कि जब एक जो उच्च कुल का जो व्यक्ति होता था, जब उसको अनुष्ठानिक स्नान करना होता था, तो ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता था कि जो शूद्र लोग हैं, जो अस्पृश्य लोग हैं, उनको घंटी बजाकर अपनी सूचना देनी पड़ती थी। तो बेसिकली उनके इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि उस टाइम पे जाति व्यवस्था कितनी ज़्यादा कठोर थी। तो गाइस आप लोगों को इस वाले पॉइंट को इस तरह से ध्यान रखना है। गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गाइस अभी हमने ऊपर फाहियान के बारे में बात करी। गाइस अब ये हमारे सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रहे हैं पुराने समय के, जो कि हैं हैनसंग। तो गाइस हैनसंग के अनुसार कसाईयों, मछुआरों, कोतुकबाजों,
जल्लादों और भंगियों को शहर से बाहर रहना पड़ता था और उनके घर चिन्हित किए जाते थे ताकि उनके स्पर्श से बचा जा सके। फिर भी कुल मिलाकर चीनी बौद्ध सन्यासी ने भारतीय समाज की एक सुखद तस्वीर पेश की है। तो गाइज यहाँ पे बताया गया है कि जो हैंसंग थे, जो हमारे हैंसंग जो एक तीर्थकर थे, जो एक ट्रैवलर थे जो इंडिया आए थे, उन्होंने बताया था कि जो इस टाइम पे जब वो इंडिया आए थे उस टाइम पे जो मछुआरे थे, जो कसाई थे, जो जल्लाद, जो वैसे जो छोटे काम करते थे, बेसिकली जो ऐसे काम करते थे जिसको जो उच्च जाति के लोग हैं करना पसंद नहीं करते थे, उन लोगों को शहर के बाहर रहना पड़ता था। शहर के बाहर उनको इसलिए रहना पड़ता था ताकि जो उनका स्पर्श है उससे जो उच्च कुल के जो लोग हैं जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन लोगों ये लोग उनके स्पर्श से बच सकें। सो गाइज ये सारी चीज़ें बताई हैं उन्होंने अपने लेखों में, अपने जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट लिखे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सारी चीज़ों को कुल मिलाकर उन्होंने ये कंक्लूजन दिया है कि उस टाइम पे जो समाज था वो ठीक था, अच्छा था, सुखद था। तो गाइज आपको ये पॉइंट भी अच्छे से ध्यान रखना है। गाइज अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिंग आधारित संबंध। तो गाइज बेसिकली क्या किस टाइम से उस टाइम पे, जो हम गुप्त काल की बात करें, उस टाइम पे किस टाइप की स्थिति थी महिलाओं की, जो जेंडर गैप था वो कैसा था, क्या महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता था, इस चीज़ के बारे में अब हम इस पॉइंट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सामाजिक संरचना का एक ऐसा अन्य महत्वपूर्ण संकेत है लिंग आधारित संबंधों का सामाजिक स्वरूप। साहित्य और कला में नारियों के आदर्शकृत रूप से तो ऐसा धारणा बनती है कि नारियों को उच्चतर सामाजिक हैसियत प्राप्त थी, लेकिन रोमिला थापर जैसी इतिहासकारों का कहना है कि ऐसी आदर्शकृत नारियां पूर्ण नारियों के संबंध में पुरुषों के आदर्श प्रतिमानों से मेल खाती हैं और ऐसा प्रतिमान उन्हें पुरुषों के अधीन बना देते थे। वर्ण उच्च वर्ण की नारियों को सीमित शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति थी, लेकिन वह पेशेगत विशेषज्ञता प्राप्त नहीं कर सकती थी। संपत्ति और विरासत पर नारियों का सीमित अधिकार था, लेकिन वह भी जाति प्रचलन और श्रेय के अनुसार एक जैसा नहीं था। यपाक मातृवंशीय प्रणाली पूर्व में कुल सामाजिक समुदायों में संभव है रही हो। सो गाइस बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे जो कला से रिलेटेड, कला और साहित्य से रिलेटेड जो स्रोत हैं, अगर हम उनका अध्ययन करना शुरू करते हैं तो उनके ज़रिए हमें पता चलता है कि उस टाइम पे नारियों की जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन इस चीज़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना बहुत सारे थिंकर्स के लिए मुश्किल है। जैसे कि रोमिला थापर जी की अगर बात की जाए तो उनके अनुसार वो कहती हैं कि अगर हम नारियों की ऐसी आदर्श जो देखते हैं, अगर हम उस टाइम पे नारियों को ऐसे आदर्श रूप में देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि ऐसा आदर्श रूप नारियों को पुरुषों ने ही प्रदान किया था और कहीं ना कहीं इसके ज़रिए भी पुरुष उन्हें अपने अधीन करना चाहते थे। हालांकि जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनके वर्ण के लोग थे, उनमें नारियों को कुछ हद तक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन यहाँ पर नारी बाहर जाकर काम नहीं कर सकती थी जैसा कि हमारे वैदिक काल के अंदर होता था। यहाँ पे वो चीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं थी। और हालांकि जो नारियों की जो स्थिति थी वो भी समय के वो भी जो जातियाँ थी उनके अकॉर्डिंग अलग अलग थी। जैसे कि अगर हम बात करें, जो पुरुष प्रधान समाज था जहाँ पे पिता को ही कुल का मुखिया माना जाता था, वहाँ पे जो नारियों की स्थिति थी वो हमें बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिलती है। वहीं अगर हम मातृत्व वंश की बात करें जहाँ पे माताओं को उच्च स्तर पर रखा जाता था, वहाँ पे हमें नारियों की स्थिति अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो गाइस आप लोगों को इस वाले पॉइंट को इस तरह से अच्छे से ध्यान रखना है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, परंतु विनियामिक ग्रंथ पितृसत्ता का ही समर्थन करते हैं। अंततः जो समुदाय सामाजिक क्रम में आगे जाना चाहते थे वे पितृसत्तात्मक प्रणाली को ही अपनाते थे। बाकी शताब्दियों में उच्च जाति की नारियों की स्थिति की एक अन्य खासियत यही थी कि उनमें बाल विवाह का समर्थन किया जाता था। विधवा को कठोर संयम का जीवन
बिताना पड़ता था। सो गाइज बेसिकली जैसे कि मैंने आप लोगों को ऊपर वाले पॉइंट के अंदर बताया कि भले ही कुछ जगह पर हमें देखने के लिए मिलता है कि मातृ सत्तात्मक समाज था, मातृ सत्तात्मक परिवार हुआ करता था, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास एविडेंस मौजूद है उनके अनुसार बताया जाता है कि जो गुप्त काल का जो समाज था उस टाइम पे जो पितृ सत्तात्मक जो प्रणाली है वही चला करती थी। बिकॉज लोगों का ऐसा मानना था कि जो एक पुरुष है अगर उसके अनुसार हम चलाएंगे एक समाज को, एक परिवार को, तो हम ज़्यादा जल्दी डेवलपमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। इस टाइम पे बाल विवाह जैसी चीज़ें देखने को मिलती थी, विधवाओं को कठोर नियम में रहना पड़ता था। तो गाइज इस टाइप की चीज़ें इस टाइम पे देखने को मिलती थी। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये लिंग संबंधी जो मैंने आप लोगों को ऊपर पॉइंट बताया था ये आपको इन पॉइंट्स के थ्रू अच्छे से समझ आ रहा हो। गाइज इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम फटाफट से। क्षत्रिय जाति में तो उसे अपने पति की चिता पर आत्मदाह कर लेना पड़ता था, खासकर उस स्थिति में तो अवश्य ही जब पति की मृत्यु एक सूरमा के रूप में हुई हो। इस सती प्रथा का प्रारंभिक ऐतिहासिक साक्ष्य 510 ईसे मिलता है, जब ईरान में एक शिलालेख में इसे एक यादगार के रूप में अंकित किया गया था। बाद के काल में सती प्रथा ने जोर पकड़ा। सो गाइज इस टाइम पे हमें बेसिकली हर वो चीज़ देखने के लिए मिलती है जिसके ज़रिए जो महिलाएं हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, जैसे कि सती प्रथा बहुत ज़्यादा भयंकर प्रथा थी गाइज ये। एंड आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि गुप्तकालीन समाज के अंदर भी ये प्रथा चल रही थी। जो क्षत्रिय जो लोग होते थे, जो युद्ध के अंदर मारे जाते थे, जो पुरुष युद्ध के अंदर मारे जाते थे, उनकी वाइफ को उनके साथ ही सती हो जाना पड़ता था, ये उस टाइम पे देखने के लिए मिलता था। सो गाइज ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। गाइज हमारा लास्ट पॉइंट है, कुछ औरतों ने तो सामान्य स्त्री उपयुक्त घरेलू कार्यकलाप से मुंह मोड़कर मठवासिनी बनना पसंद किया अथवा गणिकाओं का प्रशिक्षण ले लिया अथवा नाटक मंडली में शामिल हो गई। इसके अलावा गाइज ऐसे भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि कुछ औरतें जो थीं वो सन्यासी बन गई, कुछ ने नाटक मंडली में पार्ट ले लिया। ऐसे भी कुछ साक्ष्य हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो बेसिकली गाइज ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताए हैं ये सारे हमारे गुप्त समाज से रिलेटेड हैं। तो गाइज इन सभी पॉइंट्स के थ्रू मैंने आप लोगों को बेसिकली ये बताया कि जो एक गुप्तकालीन समाज था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी। उस टाइम पे दास प्रथा जैसी प्रथाएं मौजूद थी, वर्ण व्यवस्था जो थी उसका कठोरता से पालन होता था, और जो लिंग आधारित संबंध है जो कि जेंडर गैप था वो भी उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता था। तो गाइज़ ये जितने भी पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है। गाइज़ आप लोगों को 2 से 3 बार इस चीज़ को रिवाइज करना होगा, आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से माइंड में सेट हो जाएंगे। सो गाइज़ आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है बट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो गाइज़ आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।